वेलकम स्टूडेंट। देखो भारत स्किल एमसीक्यू सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। 4 मैंने लेक्चर पहले करवा दिए हैं, आप उनको देख लेना। ठीक, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखना। ठीक, एक तो क्विकली वीडियो होने वाली है, इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डीपली जाना है, अभी क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कशन में बताना, इससे क्या टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा। अब आप देख रहे हो कि 150 क्वेश्चन में इस वाली वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा। 150 क्वेश्चन और जल्द से जल्द, लगभग 1 घंटे या 45 या 40 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो आपको बस देखना है और टिक लगाना है, याद रखना है कि क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं आपको। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच रजिस्टर यूज टू द मेजर द लाइट इंटेंसिटी, मतलब कि ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जो कि प्रकाश की तीव्रता को एक तरह से मेजर करता हो, माप तीव्रता के कारण क्या प्रतिरोध उत्पन्न करता हो। तो वो कैसा होता है, वो एलडीआर होता है। क्या होता है, एलडीआर। एलडीआर की फुल ध्यान रखना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। देखो ये जो इधर चित्र दिखा रखा है ना, ये आएगा नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ले रखा है। देखो एलडीआर इस प्रकार का होता है और प्रतीक उसका इस प्रकार का होता है, सिंबल जिसे कहते हैं, इस प्रकार का भी उसे कह सकते हैं हम। एलडीआर की फुल फॉर्म देखो यहाँ पर लिखी हुई है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था, पहले क्वेश्चन का आंसर था डी। देखो दूसरा क्वेश्चन में होगा कि विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, मतलब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंडिकेट करता है। तो ये जो तीन है ना शुरू के, ये तीनों डायोड हैं और बाकी ये जो चौथा है ये ट्रांजिस्टर होता है। तो अब जैसे ये है 0A79, ये वाला डायोड होता है, आपको दिख रहा होगा। जो दूसरे नंबर का BY126 वो इस प्रकार का देखने में होता है। तो 1N4007 वाला जो डायोड है वो ये होता है। बाकी 2N3055 वाली जो आईसी है या फिर जो ट्रांजिस्टर है वो इस प्रकार का आपको दिखाई देता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसको मैं ज़्यादा डीपली बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे शुरू में मैंने कहा था केवल क्वेश्चन में पढ़ूंगा, उसका आंसर बताऊंगा, आपको याद रखना है बस। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा बी। तो BY126 आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। देखो फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है सी ऑप्शन, मतलब एफ इन बराबर 2F in। ओके, देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये जो दिखा रखा है ना इधर साइड में, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने चित्र ले रखे हैं, ये क्वेश्चन के अंदर आपके नहीं आएंगे। ओके, तो देखो ये चौथे क्वेश्चन में क्या करा है कि एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट आप पहले समझ लो, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट होते कैसे हैं। देखो एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो खुद के एनर्जी सोर्स से चल सकते हैं, लेकिन पैसिव क्या है कि दूसरे के एनर्जी सोर्स से ही वो चलते हैं या काम करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव में जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक, ट्रांजिस्टर हो गया या फिर मोसफेटिस हो गई या मोसफेट हो गया। तो इस प्रकार ये सब कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। आपको रजिस्टर दिखे, कैपेसिटर दिखे या इंडक्टर दिखे, ये पैसिव कंपोनेंट होते हैं। आपको यहाँ पर पूछा है एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, तो इसमें देखो इंडक्टर पैसिव, रजिस्टर पैसिव, कैपेसिटर पैसिव, लेकिन एक ही बचा है एक्टिव कंपोनेंट का, ट्रांजिस्टर। तो आपको ट्रांजिस्टर याद रखना है। देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या करा कि विच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, देखो कैडमियम सल्फाइड क्या है, कंपाउंड मटेरियल है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए कौन सा लेटर हम प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं आर। इसका डी आंसर हो जाएगा। ओके, देखो छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ये गेट दे रखा है, इसका नाम बताना है। देखो अगर गेट के बिल्कुल आगे यहाँ पर एक बबल लगा है तो इसका मतलब होता है नोट। क्या होता है, NOT, नोट। ठीक है, और ये जो सिंबल आपको दिखा रखा है ये होता है एंड का, किसका, AND, AND, मतलब कि एंड गेट के साथ नोट गेट है, मतलब कि नैंड गेट हो जाएगा, नैंड गेट ये वाला, मतलब कि डी आंसर हो जाएगा। ओके, देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज द पैसिव कंपोनेंट। देखो पैसिव कंपोनेंट थोड़ी देर पहले बताया था, पैसिव रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं पैसिव, तो इसमें कैपेसिटर है, बाकी सारे क्या थे, बाकी सारे एक्टिव थे। देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल, मतलब ये जो आपको डिवाइस है या फिर एक सिंबल दे रखा है ये किसका है। ये देखो डायक का होता है, किसका, डायक का सिंबल होता है ट्रायक। यदि देखो ये नीचे दे रखा है ट्रायक, वैसे देखो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, लेकिन यदि इसमें एक छोटा सा इस प्रकार से एक और
टर्मिनल निकाल दिया जाए, एक बस केवल एक और, तो वो 3 टर्मिनल बाहर आएंगे, 1 2 3, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रायक बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना आप। 8वें नंबर का सी आंसर। देखो नोवा है, नोवा क्या करा, हाउ मैनी कैरेक्टर इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम अलग होता है, डिजिटल का एक टॉपिक होता है, उसमें नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में मैं एक छोटा सा आपको बता दूं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपका लिखा है, जैसे ये है, देखो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। एक तो डेसिमल होता है, ठीक, एक बाइनरी होता है, एक ऑक्टल होता है, और एक हेक्साडेसिमल। अब ये बस आप ध्यान रखना, देखो डेसिमल का मतलब होता है 10, मतलब कि 10 डिजिट होंगे उसमें। बाइनरी का मतलब होता है 2, बाय माने 2, 0 और 1, जैसे 0 और 1 ये है। ऑक्टल में मतलब 8, ये नंबर सारे हैं 0 से लेके 7 तक। और हेक्साडेसिमल का मतलब, हेक्सा माने होता है 6, और डेसिमल का मतलब 10, 10 और 6 16, मतलब कि ये 16 लेटर्स, 16 जो 16 लेटर्स या डिजिट का हम प्रयोग करेंगे कुल मिलाकर। आया समझ में? तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि नंबर जो सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम, उसके अंदर जो हमारा सिस्टम होगा कितने प्रकार का होगा, 1 2 3 और 4, 4 प्रकार का नंबर सिस्टम होगा। ओके, ये चीजें आप ध्यान रखना। अब जैसे यहां कहा गया है कि हेक्साडेसिमल जो है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैरेक्टर्स कितने होते हैं, तो मैंने बताया ना कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 9वें का डी आंसर। ठीक है, अब देखिए आप 10वां क्वेश्चन के विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल विदाउट इनपुट। मतलब कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के ही एसी जनरेट करता है, तो ओसिलेटर होता है। क्या होता है वो, ओसिलेटर। 10वें का डी आंसर। अब देखो 11वां क्या कह रहा है, देखो विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर मेजर्ड टू टेस्ट क्वांटिटीज। मतलब कि जो टेस्टिंग क्वांटिटी होती है उसको विजुअलाइज करना, मतलब दिखाने का काम कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है, ये चीज कहना चाह रहा है। तो वो सीआरओ होता है। क्या होता है, सीआरओ। सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको लिखिए, देखो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। आपको दिखा दूं कैट्रो सीआरओ कैसा होता है। वो सीआरओ इस प्रकार का दिखता है, देखो ये वेव फॉर्म दिख रही है ना, तो इस प्रकार वेव फॉर्म को ये हमें विजुअलाइज कराता है, मतलब दिखाता है। और आप एक चीज ध्यान रखना, देखो ये समय के साथ दिखाता है, समय के साथ जो ग्राफ है या फिर कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी को बताता है। ओके, तो देखो क्या है, अब 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। तो देखो ये कौन सा एम्पलीफायर है, ये है क्लास बी का। आप ध्यान रख रहे हैं, यदि इस प्रकार का चित्र आए ना आपको, यहां पर देखो, यहां पर क्या लगा हो, यहां पर ट्रांसफॉर्मर लगा हो और यहां पर लाउड स्पीकर लगा हो इस प्रकार से, और इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हों, ठीक, और यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप वाला लगा हो। वैसे देखो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जब लेक्चर लूंगा मैं थ्योरी के, तब मैं वहां पर बताऊंगा, बस आपको ये सर्किट ध्यान रखना है। और यदि इसमें ऑप्शन में ये है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, तो उस पर आपको टिक लगाना है। देखो 12वें नंबर का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो 13वें नंबर का कह रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। अब देखो क्वेश्चन को खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन ऑसिलेटर सर्किट। मतलब ऑसिलेटर सर्किट के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है ये वाला, एफ आर बराबर 1/2 में एलसी। ठीक है, 13 नंबर का सी आंसर। अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड। मतलब कितनी कम से कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी इन द बेस एमिटर जंक्शन। मतलब बेस एमिटर जंक्शन में टू कंडक्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, मतलब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को कंडक्शन अवस्था में लाने के लिए तो कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। देखो सिलिकॉन हो तो 0.7, मतलब 0.6 से 0.7, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, यदि जर्मेनियम रहा तो जर्मेनियम पे आप ए वाले को लगाओगे। ठीक है, यहां पर सिलिकॉन के स्थान पे यदि जर्मेनियम कह दे तो आंसर हो जाएगा ए। यदि सिलिकॉन है तो आपका आंसर रहेगा सी, तो आपको सी आंसर पे टिक करना है। ओके, देखो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर विद द 4 कलर बैंड्स। मतलब कि रेड 1 कलर, 2 कलर, 3 और एक 4, इसमें 4 कलर आपके दिए हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि ये जो 4 कलर के साथ जो रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, इसका आंसर सी आएगा। बाकी एक मैं अलग से आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें आपको कलर कोडिंग वो 0 से लेके हीरो तक आपको बताऊंगा। ठीक है,
एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कलर कोडिंग से जो आप ना कर पाओ। ओके, तो 15वें क्वेश्चन का सी आंसर है। देखो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, वरना इसको मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। मतलब यह है कि बैरियर वोल्टेज जो होता है सिलिकॉन मटेरियल के अंदर, उसकी वैल्यू ज्यादा क्यों हो जाती है, मोर सिलिकॉन मटेरियल। ठीक है, ऐसी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन के अंदर जो है ना लोअर एटॉमिक नंबर होते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब देखो 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 17वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द विडेंट बैरियर इन ए रिवर्स बायस डायोड। मतलब का वाइडेड का मतलब होता है चौड़ा हो जाना। रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर है, देखो बैरियर वोल्टेज कह दो, बैरियर वोल्टेज डिप्लेशन लेयर, ये चौड़ी क्यों हो जाती है। तो इसका कारण ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स है ना वो सप्लाई की ओर जाने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, 17 का डी आंसर। अब देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। लेकिन जो भारत स्किल में दिया है ना उसका आंसर है ए। देखो अब यहां पर कि जो 19वां क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है। देखो इसमें कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने का काम करता है, फिर क्षमता रखता है। वो एलसी फिल्टर होता है। एल और सी, मतलब सी क्या करता है, सी करता है जो एसी को पास करता है, और जो एल है वो डीसी को पास करता है। ओके, ध्यान रखना आप। देखो 20 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट है उनका क्या होता है, उन्नतम संस्करण कौन सा है। उत्तम का मतलब होता है एडवांस वर्जन कौन सा हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है कि एक तरह से ट्रिगरिंग देने के लिए प्रयोग होने वाले हैं। जैसे सीआर है, ये अलग में ही अपना एक अलग ही सर्किट है जो कि किसी सर्किट को फिर स्पीड कंट्रोल के लिए काम आता है। जनरली एससीआर का प्रयोग करते हैं ड्राइव्स में, वहां पर स्पीड कंट्रोल करने के लिए मोटर की। तो अब यहां पर यह चीज बताना है कि एडवांस वर्जन का कौन सा है। तो उसमें कौन सा है, उसमें है डी ऑप्शन, उसे कहते हैं आईजीबीटी। तो इसका आप ध्यान रखना। आई का मतलब होता है इंसुलेटेड, जी का मतलब गेट, बी का मतलब बाइपोलर जंक्शन, और टी का मतलब ट्रांजिस्टर। ये चीज आप ध्यान रखना। 20 नंबर का क्या है, डी आंसर। देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है कि हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। मतलब डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करते हैं, डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब बीसीडी सिस्टम इन डिजिटल सर्किट। देखो डिजिटल सर्किट के अंदर बीसीडी का प्रयोग हम केवल इसलिए करते हैं कि वो डाटा को स्टोर कर सके। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा इसका, इनपुट, स्टोर द डाटा इनपुट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप 23। देखो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके अंदर देखो तालिका दे रखी है आपको, ठीक है, ये वाली, उसके अंदर ये एक्सप्रेशन दे रखा है y बराबर ए बी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नोट गेट को, किसको, नोट गेट को। तो सी आंसर है इसका। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विच क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ। मतलब सीआरओ के द्वारा इनमें से कौन सी क्वांटिटी को मेजर करेगा, ए मतलब फ्रीक्वेंसी को। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। ठीक है, मतलब सीआरओ की मेन एप्लीकेशन कौन सी, स्पीड कंट्रोल करने की। ठीक है, डी आंसर होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि ये जो चर है प्रतिरोध R1 का कार्य करता है। मतलब इसमें सर्किट में एक R1 ये वेरिएबल रजिस्टर है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य होता है, देखो ऑप्शन नंबर डी देखो, आप इसको सही से पढ़ो कि कंट्रोल द पल्स रेट फॉर ट्रिगरिंग द ट्रैक, मतलब ट्रैक को ट्रिगरिंग करने के लिए। यहाँ पर देखो ये जो दिखा रखा है ये डायक है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कनेक्ट। मतलब इस प्रकार का आपको सर्किट दिया रहे तो आप ये समझ लेना कि इसके अंदर जो L1 है, मतलब C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। इसमें देखो C1 ये रहा और इसके द्वारा वायर के द्वारा ये L1 जोड़ रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य केवल ये होता है कि ये क्या करता है, बी ऑप्शन को पढ़ो, देखो प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए क्या होता है, प्रयोग करते हैं।
अब देखो इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्राइटेरिया कैन बी डिसाइड बाय द मटेरियल, डिसाइड ए मटेरियल एज कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को एक कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड करता है, तो करता है बी ऑप्शन, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करके। ओके, अब देखो इसके बाद 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमी कंडक्टर। मतलब पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल की डोपिंग की जाती है। आप ध्यान रखना, देखो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा पी टाइप के लिए। पी टाइप के लिए और भी मटेरियल है, पी टाइप के लिए और भी मटेरियल है जो मैं लिख देता हूं। देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन TH मतलब थैला। ये एक ट्रिक है, बस ट्रिक से याद रखना पी टाइप मटेरियल के लिए कि बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो इनको याद रखोगे तो पी टाइप मटेरियल का आपको पता चल जाएगा पी टाइप में इंप्योरिटी कौन कौन से मटेरियल की बनी होती है, मतलब घेरते हैं या डोपिंग करते हैं। ओके, तो पी टाइप के लिए याद रखना। अब देखो ए ऑप्शन इसका आंसर है। अब 30 नंबर देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन कि विच मटेरियल, देखो प्रतिवर्तक के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनयंती आवश्यक होती है, मतलब बाइसिंग किस प्रकार की आवश्यक होती है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है सी देखो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एमीटर नेगेटिव होना चाहिए और कलेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसको रखते हैं, तब जाकर बाइसिंग क्या होगी, हो पाएगी उसकी एनपीएन ट्रांजिस्टर की। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो कि ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्किट। ट्रांजिस्टर सर्किट का फंक्शन किस प्रकार का होगा। ये वाला सर्किट जो है आपका किस प्रकार का फंक्शन करेगा, स्विचिंग का करेगा। किसका, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। नकारात्मक फीडबैक से क्या होता है कि जो रिड्यूस हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये आंसर होगा इसका। अब देखो 33 नंबर का क्वेश्चन देखना आप। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है। तो पावर सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है, ट्रिगरिंग करने के लिए। पीछे सर्किट में मैंने दिखाया था आपको। देखो 34 नंबर के क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज फैन रेगुलेटर सर्किट। मतलब कि फैन को रेगुलेट करने के लिए जो कंट्रोल सर्किट है वो किसका बना होगा। जैसे कि आपको ये तीनों नीचे दे रखे हैं, इसके अंदर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है डी, ट्रैक, मतलब ट्रैक फैन रेगुलेटर में प्रयोग करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि CRO डिलीवर्ड हैवी करंट इन रिवर्स, हैवी करंट रिवर्स बायस। मतलब कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें SCR क्या करता है, हैवी करंट को डिलीवर्ड करता है। क्वाड्रेंट बताना है आपको, क्या क्वाड्रेंट, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें SCR क्या करता है, सबसे ज्यादा करंट को डिलीवर्ड करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है उसका। ओके, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 36 देखो इसमें क्या, सत्ता तालिका किस लॉजिक गेट को निर्देशित, मतलब ये जो तालिका है ये कौन से गेट को प्रदर्शित करती है। देखो यहाँ पर और गेट है, A+B मतलब और गेट होता है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो मतलब नोर गेट हो जाएगा। क्या हो, नोर गेट, मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। कि व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम बेस्ड कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल स्विच और नोब इन द CRO। मतलब CRO के अंदर एक नोब होती है जो कि टाइम बेस्ड कंट्रोल सर्किट में टाइम को वैरी या फिर वोल्टेज को वैरी करने के लिए प्रयोग करते हैं। कि एक छोटे से ग्राफ के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उसको वेरिएबल करने के लिए उस नॉब का प्रयोग करते हैं। ओके, तो 37 का जो आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब देखो 38 क्या कह रहा है कि वाई ए इस नंबर सर्किट यूज द ट्रायक मोटर कंट्रोल सर्किट। सीधी सी बात है, मोटर कंट्रोल सर्किट में ट्रायक का प्रयोग क्यों करते हैं, ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या है, फ्लैश ट्रिगरिंग, अवॉइड फ्लैश ट्रिगरिंग को कम करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। 39 देखिए, देखो क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका आंसर लगा दूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर पता है। ओके, आप देखिए क्या है, व्हाट इज द आउटपुट DC वोल्टेज ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर जब AC क्या है 24 वोल्ट हो। तो 24 वोल्ट में हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, वो मिलेगी 10.8। ओके, 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए
वाई मोस्ट ऑफ द सेमी कंडक्टर डिवाइस आर मेड बाय द सिलिकॉन कंपेयर टू द जर्मेनियम। मतलब जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। तो बताइए सिलिकॉन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्या होती है कि उसके अंदर बैरियर एक तो ज़्यादा होता है, थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, बैरियर ज़्यादा, जिससे कि थोड़ी उतनी वोल्टेज हम उसको दे सके जितने की आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कम वोल्ट पे ही ऑपरेट हो जाए वो। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि ट्रांसफॉर्मर का सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर सर्किट को खुला हुआ हो तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर इज ओपन सर्किट इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। मतलब ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट है, तब हाफ वेव जब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, क्या आउटपुट मिलेगी, क्या होगा, तो उसमें जीरो आउटपुट मिलेगी। जब सर्किट ही ओपन है तो आउटपुट पे कुछ नहीं पहुंचने का। ओके, 42 नंबर देखो, विच ओसिलेटर प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। तो कहता हार्टले ओसिलेटर होता है जो कि क्या करता है, हाई एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी देता है। देखो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ द बेस एमिटर इन द ट्रांजिस्टर। मतलब एक ट्रांजिस्टर में बेस सामग्री का विशेष गुण क्या होता है। तो उसका जो विशेष गुण होगा वो केवल होगा उसका एक लाइटली डोप और वेरी थिन। क्या होगा, लाइटली डोप और वेरी थिन। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द एम्पलीफायर। मतलब आपको ये एम्पलीफायर दिखा है किस प्रकार का एम्पलीफायर है। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर है कॉमन एमीटर। आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ पर एमीटर होता है, ये जहाँ पर एरो होता है नीचे, तो ये जो एमीटर का टर्मिनल है वो बेस से और कलेक्टर से दोनों से क्या एक तरह से कॉमन है, इधर और इधर, तो इसलिए क्या कॉमन एमीटर हो जाएगा। देखो 45 नंबर का क्वेश्चन कि विच रजिस्टर, मतलब कि कौन सा रजिस्टर डिटरमाइन द वोल्टेज गेन इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। मतलब कौन सा प्रतिरोध कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज को लाभान्वित करता है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा आर एल कौन सा है, ये वाला आउटपुट वोल्टेज उसी पर ज्ञात करते हैं। ओके, देखो 46 नंबर का क्वेश्चन, 46 क्या कह रहा है कि विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस्ड ए रिपीटेटिव पल्स वेव ऑफ द आउटपुट। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, अब देखो 47 नंबर का क्वेश्चन, आपको इस प्रकार का यदि सर्किट दिखाई दे जिसके अंदर सी और एक एल इंडक्टर दोनों पैरेलल में लगे हों, और ये क्या कहना है कि बताइए फीडबैक कि वाई ए फीडबैक नेटवर्क इज यूज इन द ओसिलेटर। मतलब इस वाले ओसिलेटर के अंदर जो फीडबैक है ये क्यों दिया जा रहा है। तो इसका कारण केवल ये है कि इसके अंदर देखो, अगर सी और एल लिखा है तो इसका मतलब 180 का फेस शिफ्ट देने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जाना ट्रेड थ्योरी की जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा। अभी बस मेरा मकसद ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर याद रखो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके, देखो व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ए फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। FET का जो मेन एप्लीकेशन वो क्या होगा। तो FET का जो मेन एप्लीकेशन है वो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस का। ठीक है, 49 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द UJT यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर रिलैक्सेशन ओसिलेटर। देखिए 50 नंबर कि व्हाट इज द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल JFET बेस्ड। मतलब कि गेट टर्मिनल जो होगा कैसा होगा वो, ठीक है, या किस काम में लाया जाएगा। तो डी ऑप्शन। देखो 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल टर्न ऑन टाइम। मतलब टी ऑन का मतलब टर्न ऑन टाइम वाइल ट्रांजिस्टर मेक ए ट्रांजिस्टर फ्रॉम द V2 टू V1। तो V2 से V1 हमको जाना है, तो ये क्या होगा, ये होगा टर्न ऑन टाइम जो होता है वो TD और प्लस TR। मतलब कि TD और TR इन दोनों को मिलाकर बनता है। ओके, अब देखो 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि विच डिवाइस इज मेड अप ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ द पॉइंट कॉन्टैक्ट्स, ग्रोस एंड डिफ्यूजन एंड एलो जंक्शन। ठीक है, देखो बिंदु संपर्क विकसित और डिफ्यूजन और मिश्रण धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है या किस का निर्माण किया जाता है। तो 52 नंबर का जो आंसर होगा वो ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, 53 वाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मेड ऑफ द लार्जर एमीटर द ट्रांजिस्टर। मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर जो एमीटर है, एमीटर का जो क्षेत्र है वो एमीटर कह रहा, जो कलेक्टर है कलेक्टर का जो क्षेत्र है वो एमीटर से बड़ा होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि क्या करे वो, इट हैज़ टू बी द डिसिपेट द मोर हीट, और वो हीट सिंक का काम करता है, इस वजह से कलेक्टर को क्या बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। देखो 154 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इफ एमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू द बेस आर फॉरवर्ड बायस। मतलब एमीटर से बेस जो होगा और कलेक्टर से बेस दोनों क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, तब ट्रांजिस्टर किस प्रकार से वर्क करेगा। तो 54वें का डी आंसर आप याद रखना, एक्ट एज ए क्लोज सर्किट। देखो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए एम्पलीफायर जो है उसका मेन है डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन कम होते हैं उसमें। 56 नंबर के विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूस्ड सिग्नल वेव और पल्स विदाउट एन इनपुट। बिना इनपुट के क्या करे, वो पल्स को जनरेट करे। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ऑसिलेटर होता है। देखो 57 नंबर के विच सर्किट इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेटर और वेव्स इन ए ऑसिलेटर सर्किट। मतलब ऑसिलेटर सर्किट में जो ऑसिलेटर या तरंग को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है। तो 57 जो है ना वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ऐसा जो बना के रखता है वेव्स को, ओके, पल्स को। देखो 58 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी। देखो यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर की जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, वो ट्रिगरिंग काम आता है, ट्रिगरिंग करने के लिए। अब यहाँ देखिए 59 का क्या कह रहा है, 59 कह रहा है कि विच डिवाइस हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका इनपुट इम्पिडेंस तो क्या हो, हाइज हो, और जो लो नॉइज आउटपुट और आउटपुट नॉइज जो वो कम हो, और गुड लिनियरिटी हो, ठीक है, और लो इंटर इलेक्ट्रो कैपेसिटी, और उसके अंदर क्या हो, लो इंट्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हो। तो वो कौन सी डिवाइस होगी, तो वो डिवाइस होती है FET। क्या होती है, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है, ध्यान रखना। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन करंट कंट्रोल ऑफ मोस FETs कंपेयर टू द JFETs। मतलब कि क्या डिफरेंस है करंट कंट्रोल में मोस FETs कंपेयर करें तो JFETs से। तो क्या होगा इसके अंदर, देखो इंसुलेशन होता है, क्या इंसुलेटर लेयर होता है बिल्कुल ऊपर, क्या होती है इस प्रकार से बनी होती है, ऊपर क्या होती है, इधर इंसुलेशन की लेयर चढ़ी होती है, और यहाँ पर क्या टर्मिनल्स होते हैं इस प्रकार से। तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगा होता है हमारा गेट, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इंसुलेशन की जो लेयर है वो केवल अलग होती है, इसलिए कंपेयर में ये कह रहा है कि मोस FETs किस प्रकार से अलग है JFET से, तो केवल इंसुलेटिंग लेयर की वजह से। तो 60 का ए आंसर। 61 नंबर देखिए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। ये जो सर्किट है एम्पलीफायर का ये किस प्रकार का है, ये देखो कॉमन कलेक्टर है। आप ध्यान से देखो तो इधर क्या है, ये कॉमन कलेक्टर है, कौन सा, कॉमन कलेक्टर सर्किट है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये कलेक्टर है, इस प्रकार से दिखा रखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। देखो 62 में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्टेज RMS AC वोल्टेज, ठीक है। मतलब कि एक 220 RMS वोल्टेज की पीक जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी हो सकती है, तो वो होगी 311.17 वोल्टेज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 63 कि हाउ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ CRO कैन बी इंक्रीज। मतलब इनपुट इम्पिडेंस जो है CRO को किस प्रकार से हम इंक्रीज मतलब बढ़ा सकते हैं।
हम किस प्रकार से बढ़े, एडिंग द रेजिस्टेंस टू द सीआरओ प्रोब्स के अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ाकर। देखो 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्ले सिग्नल ऑन सीआरओ स्क्रीन कवर्ड बाय द 5 डिजिट विद ए टाइम बेस्ड सर्किट ऑफ 0.2 माइक्रो सेकेंड। अब ये सीधे सीधे क्या 5 डिजिट है या 5 डिविजन्स है 0.2 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 1000, क्या हो जाएगी 1000 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आप इसको कैसे देख सकते हो, 5 दूनी 10, देखो 5 इंटू 0.2, इसमें करोगे तो यहां पर 1 आएगा और यहां किलो। ठीक है, इस प्रकार से। देखो 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो 65 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन द रेशियो इफ द पल्सेशन आर नॉट रिमूव फ्रॉम द इनपुट ऑफ द रेक्टिफायर। मतलब रेक्टिफायर के इनपुट पर जो पल्स है उनको नहीं हटाया गया, तब क्या कि व्हाट डिफेक्ट विल बी अकर इन रेडियो। तो रेडियो में किस प्रकार का डिफेक्ट हमको दिखाई देगा, तो हमको जो दिखाई देगा वो होता है हमिंग साउंड दिखाई देता है। ठीक है, देखो 66 नंबर का क्वेश्चन है, 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द डिप्लीशन लेयर बिहेव। मतलब डिप्लीशन लेयर है वो किस प्रकार का व्यवहार रखता है, तो कैपेसिटर की तरह रखता है। क्या रखता है, रजिस्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। देखो सेमी कंडक्टर की तरह नहीं, कंडक्टर भी नहीं रखेगा, रजिस्टर भी नहीं, लेकिन इंसुलेटर की तरह रखता है। या तो कैपेसिटर की तरह व्यवहार करते हैं, फिर इंसुलेटर की, इंसुलेटर है तो इंसुलेटर आपको लगाना है। ओके, 66 का बी। देखो 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पावर गेन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद ए वोल्टेज गेन, इतना दे दिया आपको, बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इतना दे दिया। मतलब कि आपका बीटा दे दिया, अल्फा दे दिया है, और कॉमन एमिटर में वोल्टेज गेन आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको तो एक फॉर्मूला आपको लगाना है बस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इसका आंसर कितना आएगा। ये इन सारी चीज़ों को मैं अलग लेकर आऊँगा, आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बस ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर लगाओ। देखो 68, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एससीआर इज लैच इन द कंडक्टर कंडक्शन एंड गेट करंट इज रिमूव्ड बाय डीसी इन डीसी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी आंसर, मतलब कि गेट लॉसेस कंट्रोल ओवर कंडक्शन। देखो 69 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज इन जेएफईटी। मतलब जेएफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज का प्रभाव पड़ता है, ड्रेन करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विच सप्लाई इंडिकेट बाय द कलर ऑफ कंडक्टर एक्सिबिट्स ऑफ रेड, ब्लू एंड ब्लैक। यदि रेड, नीला और काला अंकित किया जाए कंडक्टर पर तो रंग कौन सा आपूर्ति सप्लाई को प्रदर्शित करता है। तो देखो रेड दिखा, ब्लू और ब्लैक दिखा, इसका मतलब यह है कि 2 तो फेज हो गए और एक ब्लैक न्यूट्रल का हो सकता है। ठीक है, तो है तो क्या 3 फेज सप्लाई ही भाई, 3 फेज सप्लाई, 2 फेज कहीं नहीं आते, 2 फेज कहीं भी नहीं आएंगे, या तो 3 फेज आएंगे आर वाई बी। ठीक है, उसके साथ एक ब्लैक होगा, मतलब रेड, येलो और ब्लू। यदि ब्लैक होता है तो इसका मतलब ये जो 2 फेज आ रहे हैं उसके साथ तीसरा फेज जो नहीं है, तीसरा न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन जो सप्लाई है वो क्या है, सप्लाई जो होगी वो कौन सी 3 फेज सप्लाई होगी, ये चीज ध्यान रखना। 70 का ए। देखो 71 नंबर का क्या कहना चाह रहा है कि विच केबल टाइज आर यूज टू द पंच द वायर। मतलब कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका, नायलॉन का। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। मतलब कौन सी डिवाइस को पैनल बोर्ड असेंबली में
अवॉइड किया जाता है, उसको असेंबली में अनअसेंबल किया जाता, मतलब प्रयोग में नहीं लाया जाता, सीधे सीधे सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स नहीं लगाए जाते। देखो 74 नंबर का क्वेश्चन कि आपको इस प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ क्या है, इसका प्रयोग क्या है। मतलब ये जो होती है ना, ये डेन रील्स होती हैं, ध्यान रखना, DIN। 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये चीज क्या है, आपको ये चीज बताइए, ये होती है ओवरलोड रिले ट्रिप। ओके, 76 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इस प्रकार की आपको क्या दिखाई दे है, ये एक तरह से स्ट्रिप है, क्या कहते हैं, बाइंडिंग केबल स्ट्रिप कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। देखो 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। मतलब कंट्रोल पैनल वायरिंग के अंदर ये जो चीज है ये क्या है, ये होती है ग्रोमेट, जिनके अंदर हम वायर को कनेक्ट करते हैं, ग्रोमेट्स कहते हैं इन्हें। देखो 78 नंबर, विच डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन द पैनल। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दोनों तरीकों से या फिर दोनों, देखो किस किस से, ओवरलोड से और शॉर्ट से पैनल को बचाती है, पैनल बोर्ड को, तो सर्किट ब्रेकर ही होता है वो। अब देखो 79, विच स्विच विद एन एक्वेटर इज ऑपरेटेड बाय द मोशन ऑफ ए मशीन और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि इक्वेटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या फिर किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है, तो लिमिट स्विच होते हैं। ओके, लिमिट स्विच। देखो 80 नंबर का क्वेश्चन कि विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। देखो ऑफ लोड कंडीशन में कौन सा स्विच ऑपरेट होता है, तो वो होता है केवल एक ही स्विच होता है ऐसा, आइसोलेटर्स। ठीक है, अब देखिए 81 नंबर का कि व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेटेड अर्थ इन ए पैनल बोर्ड। देखो पैनल बोर्ड के अंदर क्या करते हैं हम, टू सेपरेट अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि इंश्योर वन अर्थिंग इन एस्केप द अर्थ ऑफ द फेलियर। मतलब कि एक अर्थिंग खराब हो जाए या फिर फेल हो जाए तो दूसरी तो काम करेगी, जिससे कि ह्यूमन प्रोटेक्शन हो सके। देखो 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच सर्किट द लिमिट स्विचेस आर यूज्ड। मतलब कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का हम प्रयोग करते हैं, तो लिफ्ट सर्किट में करते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ द कंट्रोल सर्किट वोल्टेज एंड पावर इन ए कॉन्टेक्टर आर टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, कंट्रोल सर्किट के अंदर वोल्टेज और पावर कॉन्टेक्टर हो किस प्रकार से हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसको सिलेक्ट करने का केवल एक होता है नो वोल्ट रेटिंग के अनुसार, एज पर द नो वोल्ट रेटिंग। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वोल्टेज के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। अब देखो 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विच एसेसरी इज यूज टू माउंट MCB OLR इन द पैनल बोर्ड विदाउट यूजिंग स्क्रूज। मतलब बिना स्क्रूज के पैनल बोर्ड में, बिना स्क्रूज के पैनल बोर्ड में OLR MCB को हम माउंट करना है तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो वो केवल है डिन रील। थोड़ी देर पहले चित्र दिखाया था आपको। अब देखो क्या है ये 86 नंबर का कि विच टाइप ऑफ डिवाइस प्रोटेक्ट्स मोटर। किस प्रकार की डिवाइस जो है ना मोटर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ओवर हीटिंग या ओवरलोड इन ए पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में ओवरलोड या फिर ओवर हीटिंग से मोटर को प्रोटेक्ट करना है तो थर्मल रिले होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल इन द कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल के अंदर जी चैनल क्या होता है, वो टर्मिनल को फिक्स कॉन्टैक्ट करने के लिए। ओके, अब देखो 88 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिमिट स्विच इन कंट्रोल पैनल बोर्ड। तो कंट्रोल पैनल बोर्ड में क्या करते हैं कि लिमिट स्विच का प्रयोग क्यों करते हैं। देखो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द एनी मशीन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, विच इज द स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ द कॉन्टेक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉप द AC रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, AC2। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर के नाम थे। अब देखो 90 क्या कहना चाह रहा है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेट्स ऑफ कॉन्टेक्टर फ्रॉम द ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। मतलब कि ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजक के सही क्रम का जो अनुक्रम है वो कौन सा होगा, मतलब पहले कौन ऑपरेट होता है, उसके बाद कौन सा होना चाहिए। तो उसका जो आंसर, पहले स्टार हम करते हैं, स्टार को ऑपरेट करने के तुरंत बाद मेन होता है, मेन के बाद टाइमर होता है, टाइमर के तुरंत बाद डेल्टा ओपन हो जाता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना आप। 91 देखिए, वाई कंट्रोल पैनल आर्ट प्रोवाइड्स द कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कंट्रोल पैनल प्रोवाइड्स करता है विद द कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर को क्यों प्रोवाइड करता है, ऐसा है क्या। देखो इसके अंदर है, इसलिए क्योंकि टू बी ऑपरेट ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, वो क्या करता है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाता है। ओके, 92 क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर का, कि क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइमर रिले बंद हालात में होता है। यदि टाइमर रिले बंद हालात में रहेगा तब क्या होगा, तब एक ही चीज होगी कि वो अगर डेल्टा में है तो डेल्टा में ही चलता रहेगा। ओके, अब देखिए 93 नंबर का, कि व्हाट इज द यूज ऑफ PVC चैनल इन ए कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग का PVC चैनल का जो यूज है वो क्या है, तो उसका यूज है पाथ अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायरिंग और प्रोटेक्शन। ओके, सी आंसर होगा। देखो 94 नंबर का क्वेश्चन, कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द थर्मल ओवरलोड रिले इन कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल के अंदर थर्मल ओवरलोड रिले का पर्पस क्या होता है, तो उसका पर्पस केवल ये होगा, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द ओवर हीटिंग, ओके, एंड ग्लोटिंग। देखो 95 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वाई सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ द मोटर इज रिक्वायर्ड इन एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इसके अंदर टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, केवल क्या करता है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए। ओके, अब देखो 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए ओपन फ्रेम बायोमेट्रिक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कॉन्टेक्टर। ठीक है, क्या कर रहा है कि विच मटेरियल, किस मटेरियल का बना होता है, जो कि बायोमेट्रिक एडजस्टेबल थर्मोकपल्स जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, उसमें से एक स्टेप किसकी होती है, सिल्वर की होती है, ध्यान रखना। अब देखो 97 क्या कहना चाह रहा है, कि विच इज द पर्पस ऑफ ड्रिनेल यूज द कंट्रोल पैनल वायरिंग। थोड़ी देर पहले बताया था, ये बिना स्क्रू के क्या करता है, किसी भी चीज को होल्ड करने का काम करता है या माउंट करने का। माउंट द कंट्रोल एक्सिस विदाउट द स्क्रूज, डी आंसर। 98 के विच डिवाइस कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन इन सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। मतलब कौन सी डिवाइस क्या है, सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम में संचालन को नियंत्रित करती है। तो केवल एक ही चीज है, टाइमर होती है। टाइमर क्या सीक्वेंस में चलाती है हर चीज को जिसे हम चाहेंगे। 99 देखो, कि विच DC लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द DC4 स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल ऑफ द कॉन्टेक्टर्स। ठीक है, तो ये होती क्या है, ये होती है स्टार्टिंग एंड स्टॉप ऑफ सीरीज मोटर, स्टार्टिंग एंड स्टॉप ऑफ द सीरीज मोटर, सी आंसर होगा। ओके, अब 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूजिंग द कंट्रोल पैनल वायरिंग। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि कंट्रोल क्या पर्पस होता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का कंट्रोल पैनल वायरिंग के अंदर। तो पर्पस केवल क्या होता है, सप्लाई पावर को ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। ये दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, देखो 101 नंबर का क्वेश्चन, हाउ द कॉन्टेक्ट्स इन द कॉन्टेक्टर कैन बी एनर्जाइज्ड फ्रॉम वर्किंग। मतलब कार्य करते समय कॉन्टेक्टर को कैसे एनर्जाइज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट टू चेंज द पोजीशन को चेंज करके। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, कि विच डिवाइस प्रोवाइड्स फिलर आउट द स्ट्रिप्स एंड स्टैंडर्ड केबल इन द पैनल बोर्ड। मतलब कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पत्तियों, स्ट्रिप को कहते हैं पत्तियों, और गुत्ते हुए केबल को चमक आने से रोकता है।
तो क्या होते हैं वो लक्स होती हैं, तो उसे थिम्बल्स कहते हैं। ओके, अब 103 नंबर का क्वेश्चन, इनटू द पैनल, मतलब पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे होती है? तो होती है, देखो ग्रोमेट लगा तो बाय यूजिंग द ग्रोमेट्स, या केबल बाइंडिंग द स्ट्रिप्स, केबल बंधक पत्तियों के द्वारा उपयोग करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना सी आंसर है इसका। अब आप देखिए 104 नंबर का, कि वाट इसेंशियल फेलियर टू बी द कंसीडर विद द डिजाइन ऑफ द लेयर आउट ऑफ द कंट्रोल पैनल। तो आप पढ़ रहे हैं नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विषयों पर विचार किया जाना है? तो एक ही चीज है, इनसाइड द डोमेस्टिक एंड स्विंग एरिया ऑफ द कैबिन डोर। देखो 105 नंबर का क्वेश्चन, वाई पावर एंड कंट्रोल वायरिंग रन इन सेपरेट रेजवे, सेपरेट रेजवे मतलब अलग अलग पथ क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्या करेंगे, टू रिड्यूस द रेशियो ऑफ द इंटरफेरेंस, वो इंटरफेरेंस रेशियो को कम कर देते हैं। देखो 106 नंबर का क्वेश्चन, कि मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में बदल जाता है, तो उसकी दिशा क्यों नहीं बदलती है? तो उसका केवल एक ही, इंटरलॉक द रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर, तो रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर क्या इंटरलॉक हो चुके हैं, इस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। 107 नंबर का क्वेश्चन, विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम वेरी लो पावर फ्रॉम द मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर, मतलब एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है? तो केवल एक ही होती है, ड्राइव वाली सिस्टम होती है, बी आंसर होगा इसका। तो ड्राइव सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कम बिजली खपत होती है। अब 108 नंबर का, विच डिवाइस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्लासिफाइड होती है, कंटिन्यूस ड्यू टू ड्राइव। ओके, अब देखो ये देखने में तो ओम के नियम जैसी लग रही है, बिल्कुल सीधी सीधी, बस यहाँ पढ़ते हैं, इसको बताते हैं। देखो क्या है कि एक डीसी कर्व है, क्या है, डीसी कर्व। तो इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको नाम बताना है, ये है क्या चीज? तो ये है किसकी, स्पीड एंड टॉर्क की, किसकी, स्पीड एंड टॉर्क की, ध्यान रखना स्पीड एंड टॉर्क। 110 में क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एक्स, मतलब कि यहाँ पर ये जो एक्स दिखाया गया है, आप इस वाले कंपोनेंट का नाम बताओ, इसमें होगा क्या? यहाँ पे जनरेटर है, यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट लगा दिया है, उसके बाद ये रिले मॉड्यूल्स लगा दिए हैं, मोटर को चला रही हैं, लेकिन इसके बीच का सर्किट कौन सा होगा? इसके बीच का सर्किट होगा बस, डीसी बस। ओके, अब देखो 111 नंबर, के व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव, मतलब कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव होती है जो कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है, ध्यान रखना। 112 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बीओपी इन डीसी ड्राइव, मतलब कि डीसी ड्राइव में क्या कहता है, बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीओपी फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बीओपी का मतलब बेसिक ऑपरेशन पैनल। ओके, बेसिक ऑपरेशन पैनल। अब देखो 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनेमिक एंड ट्रांजिस्टर, मतलब डायनेमिक और ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना है किसका, ड्राइव्स का। तो कौन कौन सी होंगी वो? तो वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव होगी, क्या, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव, डी आंसर। 114 नंबर का, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पावर कंट्रोल इन ड्राइव सर्किट, मतलब कि ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, यदि मोटर को ओवरलोड स्थिति का पता लगाना है तब। 115 में क्या, किसी ड्राइव में V/F वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी के अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक होता है? तो केवल इसलिए रखना आवश्यक होता है कि सभी गति पर वह क्या है, रेटेड बलागुण बनाए रखे। 116 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
विच पावर मॉड्यूल यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक होता है या उपयोग करते हैं। तो वो क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है। क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर। 116 का ए। 117 नंबर के ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत होती है, मतलब किस प्रकार की सेंसिटिव, क्या सेंसिंग यूनिट हम ड्राइव के अंदर, ड्राइव सिस्टम दो तो उसमें प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार के होते, स्पीड ड्राइव क्या होता है, स्पीड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो 118 देखिए। 118 में क्या कहा है कि विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइड्स विद ए मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव, मतलब मल्टी मोटर, बहुत सारे मोटर लगे हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव में। तो किस प्रकार की मशीन्स क्या है वहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो वो क्या होती है, छोटी सी रोलिंग मशीन्स होती हैं। क्या होती हैं, छोटी नहीं होगी पर रोलिंग मशीन्स होती हैं, ध्यान रखना। 119 कि विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर द एडी करंट ड्राइव, मतलब कि एडी करंट ड्राइव के अंदर किस प्रकार की कंट्रोल सिस्टम प्रयोग करते हैं। तो स्लीप कंट्रोल, क्या होता है वो, स्लीप कंट्रोल। 120 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द JOK की इन कंट्रोल पैनल ऑफ DC ड्राइव, मतलब JOG की जो है कंट्रोल पैनल में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस होता है इंचिंग करना, बार बार चालू बंद करने को इंचिंग कहते हैं। 121 के व्हाट इज द पर्पस ऑफ द LCD ऑन बेसिक ऑपरेशन पैनल ऑफ द DC ड्राइव, मतलब DC ड्राइव के अंदर जो LCD से लगे होते हैं उनका बेसिक जो ऑपरेशन होता है उसका होता क्या है। तो क्यों होता है, उसका होता है मॉनिटर्स ऑफ पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर को क्या कहता है, निगरानी रखने के लिए कि कोई सी चीज़ चल रही है नहीं चल रही है, या कोई सी चीज़ एक्टिव है या नहीं। ठीक है, अब देखो 122 के व्हाट इज द रीजन, मतलब क्या रीजन होगा ऑफ द यूजिंग सील्ड केबल। देखो सील्ड केबल ऑफ द कनेक्टेड होता लो लेवल सिग्नल सर्किट इन DC ड्राइव्स। ठीक है, मतलब DC ड्राइव में जो लो लेवल के सिग्नल सर्किटों को जोड़ने के लिए से परिरक्षी केबल का उपयोग करने का क्या कारण होता है। तो क्या कारण होता है उसका, केवल यही कारण होता है कि वो क्या कर सके, विद्युत को हस्तक्षेप ना कर सके, मतलब विद्युत से इंटरफेरेंस ना हो। 123 में कहा है कि विच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ AC मोटर इन AC ड्राइव, मतलब कौन सी जो डिवाइस है वो कंट्रोल करेगी स्पीड को AC मोटर और AC मोटर ड्राइव के अंदर। तो कौन सी होते हैं वो, माइक्रो प्रोसेसर्स हो सकती है, बेसिक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेसिस होती है। ओके, 124 में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द AC ड्राइव। AC ड्राइव का मेन यूज क्या होता है, तो वो क्या होता है, स्पीड कंट्रोल करना। ठीक है, स्टेपलेस, वो मोटरों को नियंत्रित रहित गति करना। ठीक है, 125 देखिए आप कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द IGBT इन AC ड्राइव्स, मतलब IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो AC ड्राइव में क्या फंक्शंस होता है, उसका फंक्शंस केवल ये होगा कि वो मोटर को क्या करे, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित कर सके, पावर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, 126 देखिए, व्हाट इज द AC ड्राइव्स आर बेटर सुटेड फ्रॉम द हाई स्पीड ऑपरेशन। ठीक है, मतलब हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव्स बेहतर क्यों होती है। तो देखो AC ड्राइव्स बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर ब्रशेस और कम्यूटेटर्स नहीं होते। ठीक है, जिससे कि आवाज़ वगैरह नहीं आती है, इतनी कुछ लॉसेस वगैरह भी नहीं होते हैं। 127 नंबर देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AC ड्राइव्स कंपेयर टू द DC ड्राइव, मतलब DC ड्राइव के तुलना में AC ड्राइव की जो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, इंसुलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, मतलब कि जो इंसुलेशन लगाना है और जो रनिंग कॉस्ट होगी वो कम होती है AC में DC के कंपेयर में। 128 नंबर का देखिए कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सिग्नल क्वाड्रेंट लोड ऑपरेशन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द ड्राइव। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ड्राइव में पहला जो क्वाड्रेंट होता है सिग्नल का, ठीक है, और लोड को संचालित किसके द्वारा किया जाता है, सी है किसके द्वारा किया जाता है, वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, डी आंसर होगा। 129 के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फील्ड
सप्लाई यूनिट, FSU मतलब फील्ड सप्लाई यूनिट इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव के अंदर फील्ड सप्लाई यूनिट क्या होती है, वो क्या करती है कि प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज करेगी किसको, फील्ड वाइंडिंग को, जो कि मोटर की होगी। ओके, अब देखो 130 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव का सबसे जो मुख्य डिसएडवांटेज होगा वो क्या होगा कि नॉट सुटेबल फॉर द हाई स्पीड ऑपरेशन, हाई स्पीड ऑपरेशन में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। 131 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द LCD इन ए बेसिक ऑपरेशन पैनल, BOP द बेसिक ऑपरेशन ऑफ पैनल इन द AC ड्राइव। तो AC ड्राइव के अंदर बेसिक ऑपरेशन में LCD का उद्देश्य क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, वो क्या कहता है, पैरामीटर्स को इंडिकेट करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, 132 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द की बटन BOP बेसिक ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए AC ड्राइव टू द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। मतलब कि डायरेक्शन रोटेशन को हमें चेंज करना है तो किस प्रकार का क्या होगा ऑपरेशन हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो उससे पहले देखो प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, ऑन के बाद फिर हमें ऑफ करना पड़ेगा, फिर दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए उसको क्या करना, ऑन करना पड़ेगा। तो C ऑप्शन उसका आंसर होगा। ठीक है, 133 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 133 में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ PROG, मतलब कि डाटा बटन इन ए बेसिक ऑपरेशन AC ड्राइव में PROG का क्या उद्देश्य होगा, क्या पर्पस होगा। तो उसका पर्पस होता है कि दृश्य किए गए डाटा या फिर फैक्ट्री संग्रहित डाटा को संग्रहित करने के लिए। ओके, BOP का मतलब। अब देखो 134 कि विच इज proportional टू द टॉर्क इज द DC ड्राइव। मतलब DC ड्राइव के अंदर टॉर्क के प्रोपोर्शनल क्या होता है, बताओ। बैक EMF होगा, फील्ड करंट होगी, या फिर टर्मिनल वोल्टेज होगी, या फिर आर्मेचर करंट होगी। तो देखो क्या होता है, टॉर्क के प्रोपोर्शनल सीधा सीधा DC ड्राइव के अंदर फ्लक्स होता है, और एक होता है आर्मेचर करंट। क्या होता है, आर्मेचर करंट। फील्ड फ्लक्स दिया है, फील्ड धारा दी है, नहीं, आर्मेचर करंट दी है, बिल्कुल आर्मेचर करंट के लगा सकते हो आप। ठीक है, D 134 का क्या D आंसर हो जाएगा। 135 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अभी कह रहा है व्हाट इज द IGBT इन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VF का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में IGBT क्या है, IGBT का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो क्या करता है वो, इन्वर्ट स्विच ड्राइव डिवाइस होती है। क्या होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के अंदर क्या इन्वर्ट स्विचिंग डिवाइस होती है वो। 137 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल सप्लाई इंडिकेटर ड्राइव VSI ड्राइव। मतलब क्या फंक्शन होता है VSI ड्राइव का। तो उसका फंक्शन केवल ये होगा कि वो AC को AC में ही रहने देता, कन्वर्ट AC टू AC। ओके, तो बस वे सप्लाई को चेंज कर देता है, सप्लाई के लेवल को। अब देखो 137 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द AC ड्राइव आर मोस्टली यूज इन प्रोसेस पैनल। मतलब क्यों AC ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया नियंत्रण उपयोग में किया जाता है। AC ड्राइव का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्या कहता है, क्या मेंटेनेंस फ्री होते हैं उसके। 138 नंबर का क्वेश्चन, हाउ द बेस स्पीड ऑफ द DC शंट मोटर कैन बी इंक्रीज बाय द DC ड्राइव। मतलब DC ड्राइव का उपयोग करके DC शंट मोटर की जो आधार है, मतलब बेस गति कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो वो मैंने आपको बता रखा है। देखो फील्ड कंट्रोल जो मेथड होता है, वो फील्ड कंट्रोल मेथड उसकी बेस स्पीड से क्या करता है कि रिड्यूस द फील्ड करंट। जब हम फील्ड करंट को कम कर देंगे, क्योंकि फील्ड करंट से क्या होगा, क्या फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। ओके, ध्यान रखना ये चीज को। 138 का A। अब देखो 139 क्या हो जाएगा, हाउ द कांस्टेंट टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क रखना है तो किस प्रकार से हम रख सकते हैं, तो वो होता है बाय द कंट्रोलिंग द आर्मेचर वोल्टेज। आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके हम इसको कर सकते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि ISI पर द 240 वोल्टेज
मतलब कि आपको क्या कहा गया है कि यदि ISI के अनुसार घोषित 240 वोल्टेज है, न्यूनतम अनुमत सिंगल फेज मतलब मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वोल्टेज वर्किंग में क्या होगी, तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी, 228 वोल्टेज होगी। ध्यान रखना 228, ठीक है। 5% का वेरिएशन आता है, इस वजह से वहां से आई है। देखो 141 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मतलब किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त हो सकता है या मुक्त होता है, तो वो होती क्या है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक ऐसी चीज होती है जो कि 1 कूलाम आवेश देने पर इलेक्ट्रोड पर या फिर किसी भी चीज पर जो भी मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर रह जाते हैं करंट प्रवाहित करने पर या आवेश प्रवाहित करने पर, तो यदि 1 कूलाम देंगे तो जितना भी मॉलिक्यूल्स उस प्लेट पर चढ़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, ई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे, ECE। ओके। 142 नंबर के व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रोविशन UPS, मतलब UPS का फुल फॉर्म क्या है, सीधी सी बात पूछ रहा है। UPS का फुल फॉर्म होता है अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, ये तो सभी को पता होगा। 143 नंबर का क्वेश्चन के विच इज द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, मतलब फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है, इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, तो देखो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है, मतलब कि सी आंसर। 144 नंबर का क्वेश्चन, 144 में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द PWM। PWM के फुल फॉर्म क्या है, बहुत जल्दी बताइए। देखो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, देखो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बी आंसर होगा इसका, 140 का बी। अब 145 नंबर देखिए कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन UPS ओवर ऑफलाइन UPS, मतलब ऑनलाइन UPS ऑफलाइन UPS इन दोनों में से किसकी एडवांटेज पूछ रहा है, ऑनलाइन की। ऑनलाइन UPS का जो एडवांटेज है वो क्या होगी, ठीक है, तो उसकी एडवांटेज होती है ऑनलाइन की, वो क्या करता है कि फ्री फ्रॉम द चार्ज ओवर ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, तो क्या करता है वो परिवर्तन संग्रह की समस्याओं से मुक्त होता है। ओके, डी आंसर होगा, ध्यान रखना इसका। 146 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विच इलेक्ट्रिकल सर्किट इज यूज्ड इन ए ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, तो देखो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को रखने के लिए स्टेबलाइजर के अंदर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगी, तो वो फीडबैक वाला सिस्टम होता है। आउटपुट वोल्टेज को घटाना बढ़ाना हो तो फीडबैक सिस्टम में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। 147 के विच फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ए ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। अब देखो फीडबैक सिस्टम मैंने अभी बताया था वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए, तो उसमें से भी कौन से फीडबैक नेटवर्क है, कौन सा फीडबैक नेटवर्क हम प्रयोग करते हैं, तो वोल्टेज वाला होता है, क्या वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है वो, ठीक है, बी। 148 में क्या है, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्यूटिंग द वोल्टेज इन ए स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर, मतलब कि स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर एक्यूएटिंग वोल्टेज जो होगा वो किस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से हमें मिलता है, तो ऑटो स्टेट होता है, क्या ऑटो स्टेट डिवाइस से। 149 देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन डिस्चार्ज सेल, मतलब कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव हो सकता है। यदि वो डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज है तो होगा क्या, वो उसका प्रतिरोध बढ़ने लगेगा, क्या होने लगेगा, प्रतिरोध बढ़ने लगेगा। 150 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि व्हाट इज द वोल्टेज एंड एम्पियर पर हावर इफ द 4 सेल रेटेड 1.5 वोल्टेज एंड 8 एम्पियर हावर इन द पैरेलल, मतलब कि 4 सेल हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेल हैं, ये 4 की 4 सेल पैरेलल में लगा दी हैं, इस प्रकार से पैरेलल में लगा दी है।
एक सेल की जो वोल्टेज, यहाँ सेल है 1 2 3 और एक 4, देखो पैरेलल में है तो इसका मतलब 1.5 वोल्टेज, अगर एक की वोल्टेज 1.5 तो चारों की क्या होगा 1.5 होगी, ठीक है। और क्या करना है, 8 एम्पियर आवर से चार्ज हो रही है, तब आपको कैलकुलेट करना है कि वोल्टेज कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, देखो वोल्टेज तो इतनी रहेगी, बस क्या है कि यदि एक 8 एम्पियर आवर से चार्ज हो रही है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, मतलब कि 32 एम्पियर आवर टोटल वो समय लेगा, करंट लेगी। ओके, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन यही था। देखो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की वो लास्ट वीडियो होगी ट्रेड थ्योरी की, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही।